नमस्कार साथियों। आज जो हम एक नई वीडियो की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें हम बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस प्रारंभ कर रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में सिलेबस है वो हम देखेंगे, और उस सिलेबस को आधार बनाते हुए हम हिस्ट्री में जो, क्योंकि उसके सिलेबस में एक पेपर है राजस्थान का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1956 तक, यानी पूरा राजस्थान के इतिहास का एक पेपर है। और उस पेपर में उसमें सिलेबस में जो है वो करेंगे, ताकि क्या है कि हमारे जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, बीए सेकेंड ईयर के इतिहास विषय रखने वाले विद्यार्थी हैं, वो भी पढ़ सकें। और इसके अलावा क्योंकि राजस्थान का इतिहास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की आता है प्रारंभ से लेकर, और जो यानी जो छोटी से छोटी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा है, एलडीसी की परीक्षा है, कांस्टेबल की परीक्षा है, वहां से लेकर राजस्थान की जो सर्वोच्च परीक्षा है आरएएस, उसमें संपूर्ण राजस्थान का इतिहास रहता है। तो हम पूरी डिटेल से उसको देखेंगे। और बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट ये होने वाला है कि हमारा जो सिलेबस बुक्स में दिया गया है, इसके अलावा अन्य जानकारी भी हम रख पाएंगे। तो हम अगर बहुत अच्छे से अपने पेपर में इस बारे में लिख पाएंगे, तो हमारा मकसद है कि दोनों तरह के विद्यार्थियों को फायदा हो। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को अपने इस चैनल से जोड़ें, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा दे सकें। और जितनी ज्यादा लोगों को फायदा होगा, तभी हमारा ये मेहनत करने का जो सलीका है वो और अच्छे से आगे बढ़ेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा लोग, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क है, शेयर कीजिए, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा सभी के लिए। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, क्योंकि जितना ज्यादा आपका सहयोग रहेगा उससे ज्यादा इस चैनल पर आपको मिलेगा। और अगर सहयोग कम रहेगा तो जैसे मैं बार बार कहता हूं कि फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे ज्यादा, तो हम फिर क्या कि इतनी क्यों करें, ऐसे ही विचार आने लगते हैं। तो विचार आने लगते हैं तो वो फिर ज्यादा अपने के लिए लाभदायी नहीं होते। तो साथियों, आपने स्टार्ट करते हैं आज बीए सेकेंड ईयर का। इसमें राजस्थान का पूरा इतिहास दिया हुआ है, टॉपिक वाइज हम देखेंगे। पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है, इस टॉपिक जो राजस्थान का है उसमें लिखा हुआ है प्राग ऐतिहासिक राजस्थान। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान है। इस के साथ में एक चीज और लिखी हुई है मित्रों, प्राग ऐतिहासिक राजस्थान, और इसके साथ में ये लिखा हुआ है कि कालीबंगा, आहड़ व बेराट की विशेष संदर्भ में तो यहां अपने को ध्यान रखना है मित्रों, राजस्थान का जो प्रागैतिहासिक है इसमें कुछ अन्य तथ्य भी देखेंगे, पर ये जो तीन स्थल है कालीबंगा, आहड़ और बेराट, ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। प्लस बीए सेकेंड ईयर का ये सिलेबस है ही। तो आज हम सबसे पहले किसको देखेंगे? कालीबंगा को देखेंगे। तो आज हम किस स्थल की बात कर रहे हैं? वो कालीबंगा की कर रहे हैं। अब कालीबंगा के बारे में क्या पूछा जाता है, देखिए ये एक एक कर हम सभी की ओर बढ़ते हैं कि कालीबंगा जो है, इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। सामान्य सी चीज होती है कि कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ रहता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां, ये इसका शाब्दिक अर्थ रहता है। इसके बाद में यहां ये रहता है कि इसकी खोज किसने की। तो साथियों, आप बताएंगे कि कालीबंगा की खोज किसने की है? तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की है। किसने की है? अमलानंद घोष हैं, ये करते हैं।
और कब करते हैं? 1952 में करते हैं। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज 1952 में की है। अपने एक और ध्यान रखेंगे कि यहां आप नोट कर सकते हैं कि एक प्रसिद्ध विदेशी यात्री रहे हैं, यानी इटली की ये यात्री रहे हैं एलपी टेसीटोरी। जो एलपी टेसीटोरी हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एलपी टेसीटोरी जो है ये इटली के निवासी थे और ये हमारे यहां आए। एक तो इन्होंने रामचरितमानस है, इस पे पीएचडी की है। दूसरा ये बीकानेर में रहे हैं और महाराजा गंगा सिंह के काल में आए थे और महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें क्या है, पश्चिमी राजस्थान का चारण साहित्य का सर्वेक्षण का कार्य सौंपा था। तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, पश्चिमी भारत का चारण साहित्य एक सर्वेक्षण। तो ये इन्होंने किया है और इनकी जो मृत्यु होती है, ये मृत्यु भी बीकानेर में ही होती है, बीकानेर में रहने लग जाते हैं ये। तो अपने यहाँ एलपी टेसीटोरी के बारे में क्या जानना है कि एलपी टेसीटोरी पहले व्यक्ति थे जो क्या है, कालीबंगा आए थे। यानी कालीबंगा के बारे में कुछ उन्हें लगा था कि यहाँ कुछ अलग चीज हो सकती है, कालीबंगा के बारे में यहाँ भ्रमण किया है और यहाँ उन्हें कुछ ऐसी चीज मिली। हालांकि वो उत्खनन या खोज ऐसा कार्य नहीं कर पाए, पर सबसे पहले कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ कालीबंगा आए हैं, तो एलपी टेसीटोरी आए हैं। परंतु खोज किसके द्वारा की गई है? अमलानंद घोष के द्वारा 1992 में की गई है। इसके अलावा यहाँ उत्खनन कार्य, देखिए यहाँ उत्खनन का काम किसने किया? यहाँ उत्खनन का जो कार्य किया है साथियों, ये उत्खनन का कार्य किया है बीवी लाल। इनका पूरा नाम है ब्रिजवासी लाल, ब्रिजवासी बीवी लाल। बी के थापर, बी के थापर। इसके अलावा एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन आदि विद्वानों के नेतृत्व में। देखिए मित्रों, अभी कंपटीशन में आना है वो ये दो ही आ रहे हैं, बीवी लाल और बी के थापर। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी अपने ये ध्यान रखने कि बीवी लाल, बी के थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन, इन सभी के नेतृत्व में यहाँ खुदाई का कार्य हुआ है। और ये उत्खनन का कार्य कब होता है? 1961 से 1969 के मध्य होता है। 1961 से 1969 के मध्य ये उत्खनन कार्य हुआ है। तो यहाँ खोज हुई, उत्खनन कार्य हुआ। अब देखिए, हमें पता रहता है जैसा कि किस नदी के किनारे है, तो ये वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है, घग्गर नदी के किनारे हैं। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस घग्गर के स्थान पर कौन सी नदी बहती थी? प्राचीन काल में घग्गर के स्थान पर सरस्वती नदी बहती थी। तो प्राचीन काल में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। वर्तमान में कौन सी नदी बह रही है? घग्गर नदी बह रही है। और इसके साथ ही ये जो कालीबंगा है, यहाँ हाल ही में हाल ही का मतलब 2019-2020 में यहां उत्खनन कार्य हुआ है। हाल ही में यहां उत्खनन कार्य हुआ है, तो इसका उल्लेख भी आप करें। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध स्थल पर उत्खनन कार्य हुआ। तो 2019-20 में भी कालीबंगा में उत्खनन कार्य हुआ है। और यहाँ क्या किया गया? 1985 में कालीबंगा में 1985 में
कालीबंगा संग्रहालय स्थापित किया गया। कालीबंगा संग्रहालय है वो 1985 में यहां स्थापित किया गया था। तो यह एक संग्रहालय भी है। अब आपने इसकी विस्तार से देखते हैं। अभी सामान्य बातें होगी कि इसका अर्थ क्या था, खोज किसने की, यहाँ उत्खनन कार्य किसने करवाया, और अभी दोबारा यहाँ उत्खनन हुआ है किस नदी के किनारे है, और यहाँ एक संग्रहालय है। अब यहाँ जो खोज हुई, इस खोज में हमें क्या मिला है, उत्खनन हुआ, उत्खनन में क्या मिला है उत्खनन कार्य में। तो अपने यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ उत्खनन कार्य है, इस उत्खनन कार्य में 5 स्तर मिले हैं, 5 लेयर मिली है, 5 स्तर मिले हैं। और 5 जो स्तर हैं, इन 5 स्तरों में से 2 जो हैं, ये 2 तो पूर्व हड़प्पा कालीन है। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा काल से पहले का काल कौन सा माना जाता है। तो कालीबंगा पूर्व हड़प्पा कालीन भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ 5 लेयर खुदाई की थी, 5 स्तर खुदे गए थे, उसमें से 2 स्तर हैं वो पूर्व हड़प्पा कालीन माने गए हैं, और 3 स्तर हैं वो कौन से माने गए हैं, 3 स्तर हड़प्पा कालीन माने गए। 3 स्तर यहाँ हड़प्पा कालीन मांगने गए हैं। देखिए, एक सेकंड ग्रेड की परीक्षा में क्वेश्चन आया था, राजस्थान के इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, ये कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने बताया है। तो ये राजस्थान के इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो ये बताते हैं कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। साथियों, यहां अपने को वैसे ध्यान रख लेना है कि एक व्यक्ति हुए स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट हैं, ये स्टुअर्ट पिगट हैं, ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताते हैं। यानी पहली 2 राजधानियां कौन सी थी, ये कहने का मतलब ये है, जुड़वा राजधानियां बताती हैं कि इनको सिंधु सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। यानी पहली 2 राजधानियां स्टुअर्ट पिगट के अनुसार ये होगी। इसलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि तीसरी जो राजधानी है, वो तीसरी राजधानी कौन सी है, तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम कालीबंगा पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कालीबंगा में हमें उत्खनन जो कार्य हुआ, यहां उत्खनन कार्य के बाद में मुख्य चीजें क्या मिली। तो उत्खनन यहां कितने टीलों पर हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे कि यहां 2 टीले थे। कितने टीले थे, 2 टीले हैं, और इन 2 टीलों पर उत्खनन कार्य हुआ है। 2 टीले हैं जहां पर उत्खनन कार्य होता है। मुख्यतः साथियों क्या होता है कि जो जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, उनका नगर नियोजन था बड़ा उत्कृष्ट श्रेणी का था। क्या था, नगर नियोजन, यानी ये नगरीय सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और यहाँ का नगर नियोजन बड़ा ही उत्कृष्ट श्रेणी का था। और इसमें क्या है कि 2 भाग होते थे, एक पश्चिमी भाग नगरों में यहां मिला है मुख्यतः, और एक होता था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग है, ये ऊंचा होता था, ऊंचा, यहां किला बना होता था, दुर्ग बना होता था, और यहां संभ्रांत लोग रहते थे। संभ्रांत लोग, विशिष्ट लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, वो यहां रहते थे। और जो ये पूर्वी भाग है, ये नीचा होता था, और यहां सामान्य लोग निवास करते थे। सामान्य लोग हैं वो यहां पर निवास करते थे। तो कालीबंगा में ठीक ऐसे है कि एक पूर्वी भाग है और एक पश्चिमी भाग है। तो यहां 2 टीले थे और इन टीलों पर खुदाई हुई है। इसके अलावा यहां जो नगर थे उनमें जो सड़कें थी, सड़कें क्या थी, सड़कें ऐसे थी कि उत्तर
से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर थी। यानी सड़कें क्या थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और ये जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, इस समकोण पे काटने को ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा गया है। तो कालीबंगा किस आधार पर, या हम कह दें कि पूरी सिंधु सभ्यता है वो किस आधार पे बनी हुई है, ऑक्सफोर्ड पद्धति। और इसी ऑक्सफोर्ड पद्धति को क्या कहते हैं, ये देखिए मित्रों किसके समान है, शतरंज पट के समान है। तो शतरंज पट पद्धति, और इसी शतरंज पट को इंग्लिश में कह देते हैं चेकर बोर्ड पद्धति। और ये जाल सा लगता है इसलिए इसको कह देते हैं जाल पद्धति, या इसको इंग्लिश में कह देते हैं ग्रिड पद्धति। तो ये ऑक्सफोर्ड पद्धति, शतरंज पट पद्धति, चेकरबोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, ये क्या है, ये एक जाल सा बनाती थी। यहां सड़कें और गलियां जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर ये थी। तो इसको कहा गया है, तो यहां नगर है, ये नगर इस रूप में बसा हुआ था। ये पद्धति यहां नगर की बसने की रही थी। इसके अलावा यहां क्या है कि जल निकास है वो नालियों के द्वारा होता था। जल निकास के लिए उत्तम व्यवस्था थी जल निकास के लिए। जो कालीबंगा है यहाँ के कि निकास के लिए लगभग पक्की ईंटों की नालियां भी बनाई गई हैं, ध्यान रखेंगे मित्रों। पर यहाँ क्या कि यहाँ कच्ची ईंटों की भी नालियां मिली है, पक्की के साथ में कच्ची ईंटों की भी नालियां मिली हैं, और कच्ची ईंटों की नालियां मिली हैं, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है। दीनहीन बस्ती क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ कच्ची ईंटों की नालियां मिली हैं, और कच्ची ईंटों की नालियां मिलने के कारण कालीबंगा को क्या कहा गया है, दीनहीन बस्ती कहा गया है। साथियों ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पक्की ईंटें भी मिली हैं, पर पक्की ईंटों के साथ में ये ध्यान रखेंगे कि पक्की जो ईंटें हैं ये तो मिली हैं, पर भट्टे नहीं मिले हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जो ईंटें हैं वो धूप में पकाई जाती थी, ऐसा अनुमान यहाँ लगाया जाता है। कालीबंगा हमारा ईंटों के बारे में अगर और क्वेश्चन हम देखें तो ये हमारा एकमात्र स्थल है, कालीबंगा एकमात्र स्थल जहां से क्या मिला है हमें, फर्श में जो मकान का फर्श होता था, इस फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिला है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो मिलता है वो फर्श में कहां से मिलता है, वो कालीबंगा से मिलता है। और ये हमारा एकमात्र स्थल रहता है जहां से अलंकृत ईंटों का क्या मिला है मित्रों, कि फर्श मिले हैं, अलंकृत यानी फर्श में अलंकृत ईंटें मिली हैं, इसको इस रूप में भी हम कह सकते हैं। तो ये कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल रहा है। इसके अलावा हमें यहां से क्या है कि जो लिपि मिली है, इस लिपि में क्या है, इस लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं लिखा जाता था, और इसको कहते हैं ब्रूस्टोफेदन। और ये ब्रूस्टोफेदन क्या है कि ये जैसे दाएं से बाएं और लिखा जाता है, यानी जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे ही लिखा जाता था, तो इसे ब्रूस्टोफेदन पद्धति कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः क्या है कि चित्र मिले हैं, इसलिए इस पद्धति को भाव चित्रात्मक कहते हैं। यहां से जो लिपि मिली है उसको भाव चित्रात्मक अक्षर, ये चित्र में अक्षर चित्रों के रूप में मिले हैं, इसलिए इनको भाव चित्रात्मक अक्षर भी कहा जाता है मित्रों। इसके बाद यहां से और हमें क्या मिला है, यहां से एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला बैल है, इसकी मोहरें हमें प्राप्त हुई है।
एक सरंगी बैल की मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहां से समाधान यानी सबको दफनाने की पद्धतियां प्राप्त हुई हैं, कितनी? 3। और ये समाधान की 3 पद्धतियां केवल यहीं पे मिलती हैं। ये समाधान की 3 पद्धतियां कौन सी है मित्रों? एक तो है समाधिकरण। समाधिकरण का मतलब ये है कि शव को क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। एक है आंशिक समाधिकरण, और ये आंशिक समाधिकरण है, इसमें क्या करते थे, जो शव था इस शव को क्या किया जाता था? इस शव को पहले जंगलों में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, और बाद में बचे हुए शव को क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। वर्तमान में दादू संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिस संप्रदाय के बारे में ये प्रचलित है कि यहाँ जो दादू संप्रदाय के संत हैं उनका जो शव होते हैं वो जंगलों में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ होता था तीसरा दाह संस्कार, यानी शव को क्या किया जाता था? दाह संस्कार शव का किया जाता था, जला दिया जाता था। तो ये तीनों प्रकार के समाधान के प्रमाण हमें कालीबंगा से ही मिलते हैं साथियों। इसके बाद हमें और क्या मिला है यहाँ? तो कालीबंगा से हमें क्या है? अग्नि वेदियां या यज्ञ वेदियां मिली। अग्नि वेदियां या इन्हीं को क्या कहते हैं? यज्ञ वेदियां। ये यज्ञ वेदियां मिली है, ऐसी कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा के अलावा अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो लोथल है, या लोथल से भी अग्नि वेदियां और यज्ञ वेदियां हमें प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा से हमें अग्नि वेदियां अथवा यज्ञ वेदियां प्राप्त होती है साथियों। तो ये कालीबंगा से प्रमुख चीजें जो मिल रही है हमें, उनकी हम बातचीत करते जा रहे हैं और एक एक कर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अग्नि वेदियां, इसके बाद और कालीबंगा से क्या मिली है? कालीबंगा से 2 फसलों के प्रमाण मिले हैं। 2 फसलें बोई जाती थी और एक साथ बोई जाती थी। एक साथ 2 फसलें बोई जाती थी, ऐसे प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं मित्रों। ये कुछ चीजें, इनको आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम देखते हैं कि कालीबंगा से दुनिया में पहली बार कुछ चीजें मिली हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। और ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं, इसे अच्छे से आप इंपोर्टेंट लगाकर नोट कर ली कि विश्व में पहली बार कालीबंगा से हमें क्या मिलता है। विश्व में पहली बार कालीबंगा से मिले प्रमाण, कालीबंगा से मिले प्रमाण, दुनिया में पहली बार कालीबंगा से किसके प्रमाण मिले हैं, ये हमें अलग से नोट कर देना है साथियों। दुनिया में पहली बार कालीबंगा से प्रमाण हमें किसके मिलते हैं? जूते हुए खेत के, जूते हुए खेत के प्रमाण। अब जूते हुए खेत के प्रमाण के साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है साथियों, जैसे अपने देखा है कि 5 स्तर है, यहाँ 2 पूर्व हड़प्पाकालीन है और 3 हड़प्पाकालीन है, वैसे ये ही पूर्व हड़प्पाकालीन या इस पूर्व को क्या कह देते हैं? प्राक कह देते हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन अथवा प्राक हड़प्पाकालीन है, यानी हड़प्पा काल के नहीं है, ये किस काल के है? पूर्व हड़प्पाकालीन है। अब प्रतियोगी परीक्षा ये उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया गया है कि विश्व में जूते हुए खेत के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं, तो ये तो बहुत ही बार पूछ लिया गया है और सामान्य क्वेश्चन हो गया है। अब आगे ये पूछा जा सकता है कि विश्व में पहली बार कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले और ये प्रमाण किस काल के हैं? ऑप्शन में आएंगे प्राक हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन, इनमें से नहीं। तो हमारा उत्तर क्या रहना चाहिए? प्राक हड़प्पाकालीन रहना चाहिए। सामान्यतः हम ये सोचेंगे कि हड़प्पाकालीन, क्योंकि ये हड़प्पा काल में की सभ्यता है, पर ये प्राक हड़प्पाकालीन है। इसके अलावा यहां से मिले हैं हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण। शल्य चिकित्सा के प्रमाण दुनिया में पहली बार कहां से मिले हैं? हमें कालीबंगा से मिले हैं।
यानी ऐसा प्रमाण मिले हैं कि ऑपरेशन जो किया गया दुनिया में, प्रमाण ऑपरेशन के सबसे पहले यही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ एक खोपड़ी मिली है और इस खोपड़ी में कुल कितनी छेद है? इस खोपड़ी में कुल 6 छेद है। 6 छेद वाली एक खोपड़ी मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि शल्य चिकित्सा अथवा ऑपरेशन भी होता था। इसके अलावा हमें क्या मिला है? यहां से भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के प्रमाण हमें यहां से पहली बार दुनिया में मिलते हैं। इसके अलावा हमें कपास के बीज के प्रमाण दुनिया में सबसे पहले हमें यहां मिलते हैं। इसके साथ ही हमें और क्या मिलते हैं? ऊंट की हड्डियों के प्रमाण, ऊंट की हड्डियों के प्रमाण यहां से प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा हमें दुनिया में सबसे पहले लकड़ी की नालियां हैं, वो कहां से मिलती हैं? लकड़ी की नालियां हमें यहां से मिलती है। मित्रों, यहां ऐसा नहीं है कि लकड़ी डालकर और नालियां बनाई गई हो। यहां क्या था, जैसे मान लीजिए कि कोई मकान है ये, और इस मकान की छत से जो नीचे पानी आता है, और इस नीचे पानी आने के लिए क्या किया जाता था? यहां इस तरह से पेड़ों के तने काटकर उन्हें बीच में से खोखला करके और छत से पानी को नीचे लाने के लिए लगाया जाता था। इन्हें कहा गया है लकड़ी की नालियां। और ये लकड़ी की नालियों के प्रमाण दुनिया में सबसे पहले यही मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दुनिया में सबसे पहले ये 6 प्रमाण हैं जो हमें कालीबंगा से मिले हैं। तो ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसके अलावा पाकिस्तान में एक स्थान है, पाकिस्तान में स्थान है कौन सा? कोट दीजी। अब देखिए ये कोट दीजी है, इसको क्या लिखा जाता है? कोट, इस तरह से इंग्लिश में लिखा जाता है। तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा? कोट डिगी। तो कोट दीजी अथवा कोट डिगी एक ही है, क्योंकि इंग्लिश का इसमें हिंदी वर्जन इसी रूप में लिखा जाता है। कोट दीजी भी लिख देते हैं, कोट डिगी भी लिख देते हैं। तो कोट डिगी अथवा दीजी अथवा कोट डिगी है, ये ऐसा स्थल है जिस पाकिस्तान में जो कालीबंगा से समानता रखता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालीबंगा से समानता रखने वाला पाकिस्तान का कौन सा स्थल है? कोट दीजी। और यहां ध्यान रखना है कि कोट दीजी जो है, कोट दीजी से हमें प्राक हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। प्राक हड़प्पाकालीन, हड़प्पा काल से पहले के मिले हैं, और कालीबंगा से प्राक हड़प्पाकालीन मिले हैं, उनमें समानता है। कोट दीजी हड़प्पा काल का नहीं है, हड़प्पा काल से पहले का स्थान है। जहां से समानता मिलती है वो प्राक हड़प्पाकालीन जो उपकरण मिलते हैं उनकी समानता यहां मिलते हैं। मित्रों, ये कालीबंगा है जिसको हमने प्रयास किया आप सभी तक पहुंचाने का, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे उनका एक तरीके से संग्रह है पीछे के पेपर्स में। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा ये कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपनी जो क्लासेज होती हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। अभी इतना ही, फिर अपने भारतीय इतिहास के वीडियो के साथ शाम को मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।